दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसने सालों तक मुंबई को अपने खौफ में जकड़ रखा था। गोलियों से लेकर फिल्मों तक सब पर उसका साया था। लेकिन एक दिन उसी दाऊद ने दिल्ली के टॉप पुलिस अफसर को फोन पर ऐसा क्यों कहा कि साहब अब तो रिटायर हो रहे हो, मेरा पीछा छोड़ दो। सोचिए ना, जिसने कभी पूरी मुंबई पुलिस को नचाया, वो खुद एक अफसर से पीछा छोड़ने की बात क्यों कर रहा था? उसे किसी बात का डर था, दबाव या कोई चाल थी उसकी? यकीन मानिए, यही तो वो पल था जब शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे के नजरों में बराबर खड़े थे। और यहां से शुरू हुई उस कॉल के पीछे की असली कहानी। और वो कहानी क्या थी, आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। साल 2013, महीना जून का, देश की राजधानी दिल्ली का पुलिस हेडक्वार्टर। दिन भर की भाग दौड़, बैठकों और कागजी कार्रवाई के बीच एक अफसर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा था। ये थे दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, एक ऐसा पुलिस अफसर जिसके लीडरशिप में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा केस खोला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का सनसनीखेज पर्दाफाश। याद है ना? ये कहानी एकदम डिटेल में मैं सुना चुका हूं, आप चैनल पर देख लीजिएगा। तो ये कोई साधारण जांच नहीं थी। जैसे जैसे जांच की परतें खुलती गई, हर कोई भौचक्का रह गया। छोटे मोटे सट्टेबाज नहीं, बल्कि इस पूरे फिक्सिंग नेटवर्क की कड़ियां सीधे उस एक नाम से जुड़ रही थी जिसका नाम लेना भी भारत में खतरा मोल लेने जैसा था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम। मुंबई बम धमाकों के बाद यह दूसरी बार था जब दाऊद का नाम इतनी बड़ी साजिश और इतने बड़े नेटवर्क में सीधे सामने आ रहा था। दाऊद ही वो इनविजिबल मास्टरमाइंड था जो सरहद पार बैठा भारत के सबसे बड़े खेल को अपने इशारों पर नचा रहा था। नीरज कुमार की टीम ने उस मकड़ जाल को काट दिया था और अब वो तार सीधे दाऊद के गढ़ तक पहुंच चुका था। नीरज कुमार की पहचान एक शांत लेकिन बेहद जिद्दी अफसर की थी। वो 37 साल की लंबी पुलिस सेवा और 9 साल की सीबीआई जांच का तजुर्बा रखते थे। 1993 के मुंबई धमाकों की जांच में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। यानी दाऊद को वो सिर्फ नाम से नहीं, उसके काम से, उसकी शैतानी चालों से भी अच्छी तरह से समझते थे। और यही बात दाऊद को चुभ रही थी। एक पुलिस अफसर जो उसके सबसे बड़े धंधे का पर्दाफाश कर चुका था, उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसी जून 2013 में नीरज कुमार अपने दफ्तर में थे। उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, नंबर नॉट अवेलेबल या शायद इंटरनेशनल एनक्रिप्टेड कॉल था। लेकिन नीरज कुमार ने फोन उठाया। उधर से एक आवाज आई। आवाज जानी पहचानी थी, एक ऐसी आवाज जिसे वो 1993 में भी सुन चुके थे। आवाज में एक अजीब सा अंदाज था, जैसे कोई बॉस अपने मातहत को आखिरी चेतावनी दे रहा हो या कोई पुराना दुश्मन अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। दाऊद अपने ही अंदाज में कहता है, यहाँ पे ना दाऊद दिखाना, फोन और शायद नीरज कुमार फोन पे सुन रहे हैं, ऐसे टाइप में स्क्रीन बनाना। अरे साहब, अब तो आप रिटायर्ड हो रहे हो, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। दाऊद की बात सुन नीरज कुमार तुरंत समझ गए। फोन पर दाऊद इब्राहिम था। वो दाऊद का लहजा भले ही मजाकिया लग रहा हो कि साहब अब तो पीछा छोड़ दो, लेकिन उस वाक्य के पीछे एक सीधा, ठंडा और खतरनाक मतलब छिपा था। नीरज कुमार को मालूम था कि इस बार फोन का असली मैसेज क्या है, मतलब दाऊद उससे कहना क्या चाहता था। नीरज कुमार ने बाद में खुद खुलासा किया था कि दाऊद के कहने का सीधा मतलब यही था कि देखिए, अब तो आप रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने के बाद आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और तब आपकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होगा, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मतलब कुल मिलाकर दाऊद के कहने का मतलब यही था कि अगर नीरज कुमार ने दाऊद के क्रिकेट फिक्सिंग केस में उसका नाम लिया तो वो अफसर को बाद में नुकसान पहुंचा सकता है।
ये सिर्फ एक इत्तेफाक या कॉल नहीं थी, ये सीधे सीधे एक धमकी थी, वो भी एक बड़े पुलिस अफसर को, देश की राजधानी दिल्ली में बैठने वाले पुलिस महकमे के एक आला अधिकारी को। दाऊद इब्राहिम, जिसका आतंक पूरी दुनिया में फैला था, वो आज एक रिटायर्ड होने वाले पुलिस कमिश्नर को फोन करके अपनी खतरे की घंटी बजने पर एक तरह से युद्ध विराम की गुजारिश कर रहा था। लेकिन यह गुजारिश धमकी के लिबास में लिपटी थी। यह तीसरी बार था जब दाऊद की आवाज नीरज कुमार के कान में पड़ी थी। 1993 मुंबई धमाकों की जांच के दौरान भी उनकी दाऊद से करीब 3 बार बात हुई थी, लेकिन इस बार बात जुर्म की कबूलियत की नहीं, बल्कि एक अफसर को चुप कराने की थी। नीरज कुमार, जो दाऊद के आतंक को, उसकी चालों को दशकों से देखते आ रहे थे, उनके मन में दाऊद के सरेंडर को लेकर कोई भ्रम नहीं था। जब एक बार उनसे दाऊद के सरेंडर की इच्छा के बारे में पूछा गया तो उनका 2 टूक जवाब था। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि दाऊद इब्राहिम सही मायनों में सरेंडर करना चाहता था या अब भी कभी करेगा, क्योंकि दाऊद हमेशा शर्तों के साथ सरेंडर की बात करता था और ये शर्तें ऐसी होती थी जो भारतीय कानून के दायरे में संभव नहीं थी। नीरज कुमार ने साफ कहा कि दाऊद ने इसी तरह की शर्तें देश के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के सामने भी रखी थी। नीरज कुमार इस डॉन को एक बहुत ही बड़ा सुपर विलन नहीं मानते थे। उनके शब्दों में वो एक साधारण अपराधी है, हालात की वजह से आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां वो दुनिया भर में डॉन के नाम से जाना जाता है। और दाऊद की शुरुआती जिंदगी की कहानी तो मैंने अभी पिछले एक एपिसोड में सुनाई ही, मेकिंग ऑफ दाऊद में, जहां मैंने बताया कि दाऊद पहले मामूली सा चोर था, पलटी मारता था। तो वो कहानी क्या है आप चैनल पर देख लीजिएगा। यहां आगे बढ़ते हैं। हालांकि दाऊद के लिए ये जुमला साधारण अपराधी वाला उन तमाम फिल्मों, किताबों और खतरों से उलट था जिसने दाऊद को एक डॉन बना दिया है। मतलब आप तमाम फिल्म जो देखेंगे उसके ऊपर बना है, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई या जो भी फिल्म है, उसमें दाऊद को एकदम एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। कहीं कहीं तो उसे दरिया दिल और भी ना जाने क्या क्या। नीरज कुमार के लिए वो एक भगोड़ा था और है भी। आज भी वो खुद को कानून के हवाले करने के लिए ऐसी शर्तें रख रहा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। दाऊद से जुड़ी और भी कई कहानी उन्होंने अपनी किताब डायल डी फॉर डॉन में लिखी है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं क्राइम से जुड़ी कहानियों को पढ़ने में तो आपको किताबें भी पढ़नी चाहिए। ये तो सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने भी एक किताब लिखी है जो कि फिक्शन है, लेकिन क्राइम फिक्शन के अराउंड ही है, तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा आई हेट राइटर। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, दाऊद की जो अभी कहानी चल रही थी, उसके सरेंडर की कहानी, सरेंडर को लेकर शर्तों की कहानी, ये सिर्फ नीरज कुमार के एक्सपीरियंस तक ही लिमिटेड नहीं थी। मुंबई के एक और एक्स पुलिस कमिश्नर के पास भी दाऊद की तरफ से शांति प्रस्ताव आया था। तो अब कहानी वापस से मुड़ती है मुंबई की तरफ। मतलब मुंबई वाले डॉन की कहानी अभी दिल्ली में चल रही थी, लेकिन अब ये कहानी वापस से यू टर्न लेके आप समझिए मुंबई पहुंच गई है, जहां दाऊद ने अपना खूनी साम्राज्य खड़ा किया था। एमएन सिंह का नाम आपने सुना होगा, मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर। उन्होंने भी इस टॉपिक पर एक सनसनीखेज खुलासा किया था। एमएन सिंह के मुताबिक भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता था और उसने सरेंडर की पेशकश भी की थी, लेकिन उसके सामने एक बड़ी परेशानी थी। उसे डर था कि अगर वो या उसका परिवार भारत आने की कोशिश करेगा, पाकिस्तानी उसे मार डालेंगे। यानी दाऊद की खुद की जान अब उसी देश की मुट्ठी में कैद थी जिसने उसे पनाह दी थी, यानी पाकिस्तान और वहां की आईएसआई। मतलब दाऊद उनकी आंखों का जो तारा है, उनके वतन का प्यारा है, वो तब तक ही है जब तक वो पाकिस्तान में रहेगा। भारत आने की उसकी कोशिश मतलब मौत। एमएन सिंह ने बताया कि दाऊद ने सरेंडर के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी से कांटेक्ट किया था। ये पूरी कहानी भी मैंने आपको बहुत पहले सुनाया था एक बार, कि राम जेठमलानी जी को उनके विदेश वाले घर पर दाऊद का फोन आया था और दाऊद के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने दाऊद के सरेंडर की रिक्वेस्ट आगे भी बढ़ाई थी। वो ऐसे कि एक दिन राम जेठमलानी का मैसेज लेकर उनके बेटे और एसोसिएट महेश जेठमलानी एमएन सिंह से मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि दाऊद सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ये खबर उस वक्त सरकारी गलियारों में भूचाल लाने के लिए काफी था। एक तरफ दाऊद पकड़ा जा सकता था, दूसरी तरफ उसकी शर्तें।
भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती थी। एमएन सिंह ने दाऊद की उन तीनों शर्तों का भी खुलासा किया था। वो कुछ इस तरह से थे। पहला शर्त, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। दाऊद की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यही थी कि मुंबई पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करेगी किसी भी हालत में। वो खुद के मारे जाने से डरता था। इस पर कमिश्नर एमएन सिंह का जवाब था, उन्होंने कहा कि वो इस शर्त को मान लेंगे कि एक अफसर के रूप में वो कानून के दायरे में उसे सुरक्षित रखने को तैयार थे। दूसरा शर्त, सिर्फ मुंबई ब्लास्ट केस में हो कार्रवाई। दाऊद की दूसरी शर्त थी कि उस पर केवल मुंबई ब्लास्ट का ही केस जो है उसका ही ट्रायल चलाया जाए, बाकी किसी भी मुकदमे में उसे नहीं टोका जाए, नहीं रोका जाए जिसमें वो वांटेड है। मतलब कि कोई हत्या का केस है, कोई लूटपाट का केस है जिसमें दाऊद का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस पर उससे कोई सवाल जवाब न किया जाए। सिर्फ मुंबई ब्लास्ट केस के लिए वो आएगा। इस पर कमिश्नर एमएन सिंह का जवाब सीधा था। उन्होंने इस शर्त को खारिज कर दिया। भारत में एक अपराधी पर सभी मुकदमों का ट्रायल चलाना कानूनी बाध्यता है। अगर दाऊद आता है तो उस पर वो सभी केस चलते हैं जो दर्ज है। आप खुद सोचिए ना कि एक केस चलाया जाएगा ब्लास्ट वाला, और उसने अगर कई लोगों का मर्डर करवाया है जिसमें वो नामजद है, जिसमें लोग अपने इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं कि दाऊद को सजा हो, वो केस उस पर नहीं चलाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें थी जिसके लिए उनके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर था, तो उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ तो मानने लायक नहीं है। दाऊद की तीसरी और शायद सबसे बड़ी शर्त थी कि उसे जेल में रखने के बजाय हाउस अरेस्ट में रखा जाए, यानी वो एक तरह से कैद भी रहे लेकिन किसी आलीशान घर में, लेकिन सलाखों के पीछे नहीं। यानी उस पर कानून और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो घर में भारत के किसी एक घर में बंद रहेगा जहां वो अपने घर की तरह ही रहेगा, उस घर से बाहर नहीं जाएगा बस। अब इस पर कमिश्नर एमएन सिंह का जवाब क्या ही होता, नहीं ही था। खारिज कर दिया उन्होंने इस शर्त को भी। मतलब एमएन सिंह ने दाऊद की पहली शर्त पर सहमति जता दी कि भाई तुम्हें जान का खतरा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त पर उन्होंने कहा कि वो सरकार से बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये फैसला वो कैसे ले सकते थे। फिर एमएन सिंह ने तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी सरकार के आला अधिकारियों को दी। सरकार ने उनसे इस बारे में उनकी राय पूछी। एमएन सिंह का जवाब साफ और कानूनी मर्यादा के दायरे में था। उन्होंने दाऊद की दूसरी और तीसरी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। नतीजा, सरकार ने भी दाऊद के उन दो जो मुख्य शर्त थे उसे खारिज करते हुए उसके सरेंडर के इस पूरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक अपराधी जिसने भारत की धरती पर इतना खून बहाया था, वो चाहता था कि कानून उसके घर के दरवाजे पर आकर समझौता करे, लेकिन भारतीय कानून ने आतंक के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दाऊद आज भी सरहद पार है, नीरज कुमार की नजरों से कोसों क्या हजारों किलोमीटर दूर, उस नीरज कुमार की नजरों से दूर जो दाऊद को एक साधारण अपराधी समझते हैं, और उसके सरेंडर की हर कोशिश सिर्फ शर्तों का एक खेल साबित हुई जो कानून की कसौटी पर कभी खरा नहीं उतर सकता। दो अफसरों की इन अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई कहानियों से यही साबित होता है, दाऊद जब भी कमजोर पड़ा उसने या तो धमकी दी या फिर शर्तों के साथ सरेंडर का नाटक किया ताकि खुद को कानून के शिकंजे से बचा सके। मतलब जो डॉन आज अछूता है, जो आज जिन की तरह कहीं धुआं है, उसकी कानून से बहुत फटती थी। भले ही खुद को कानून से ऊपर रखता था वो, लेकिन पुलिसिया डंडे का खौफ उसमें भरपूर था। हो भी कैसे ना, मुंबई पुलिस को उसने बहुत करीब से देखा है, और शायद इसलिए भी क्योंकि बचपन में अपने करतूतों पर अपने पुलिसिया वालिद के बेल्ट से खूब पीटा जा चुका है, और वही डर उम्र भर भी लगता है उसके साथ रहा और आज तक भी है कि पुलिसिया डंडे से वो बहुत खौफ खाता है। बाकी आपको क्या लगता है दाऊद के बारे में, वो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुन रहे हैं, आप अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं कि कमेंट करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि वो कौन सब लोग हैं जो मेरी कहानी को अंत तक देखते हैं, और उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कहानियों का ये सिलसिला पंचम प्रकाश की कहानियों में जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।